नमस्कार। अमलतास को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद। विशाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन किया। कथक के इंद्रधनुषीय रंग बहुत सुंदर प्रयास है और ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है आजकल, ख़ास करके जब हम लोग ज़्यादा मोबाइल पे हैं, डिजिटल ज़्यादा हम लोग अपना समय देखने में और सुनने में लगा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे इन कार्यक्रमों की और भी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है। देखा सिक्ख्या परीक्षा, तो देखना सीखना सुनना बहुत ज़रूरी है और फिर अपने मन से परखिए, अपनी बुद्धि से परखिए, तर्क पे जाइए। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरे से जितने भी मेरे बुजुर्ग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बुजुर्ग से मेरा मतलब उम्र से भी है, काम से भी है, कला से भी है, उन सभी को मेरा सादर नमन, प्रणाम। शोभना दीदी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, अगर शोभना दीदी देख रही हो तो उनको मेरा सादर नमन। प्रेरणा, उर्मिला, मेरे बहुत अच्छे दोस्त मित्र, आप लोगों को बहुत सारा प्यार यहाँ से भेज रही हूँ। और जितने भी मेरे से छोटे उम्र में और कथक के विद्यार्थी, प्रैक्टिशनर्स, सीखने वाले और सिखाने वाले सभी लोगों को स्नेह के साथ बहुत सारा आशीर्वाद। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे भी धन्यवाद अमलतास को देना चाहूँगी एक कारण से कि इस विषय को, जो विषय मुझे दिया गया, इस विषय को तैयार करने में मुझे अपने गुरु बिरजू महाराज जी से भी बात करने का मौका मिला। तो एक मेरे लिए और भी ये सोने में सुहागा वाली बात हो गई कि मेरा ज्ञान भी बढ़ा और मुझे गुरु के दर्शन भी हुए। मैंने उनसे बात की और उनसे रूबरू होके मैंने बातें की, उनसे जानना चाहा कि किस तरह से महाराज जी विदेश में गए और कैसे कथक सब शुरुआत हुई। तो ये मेरा व्यक्तिगत इसमें धन्यवाद था अमलतास के लिए। विदेशी पृष्ठभूमि में, विदेशों में कथक का चढ़ता रंग, इस विषय से ही हम समझ जाते हैं कि कुछ तो बात है कि कथक का रंग विदेशों में चढ़ रहा है। ये तो बात तय है, ये तो बात मानने वाली है और ये फैक्ट है कि चढ़ रहा है। अब इसके कई पहलू हैं, क्यों चढ़ रहा है, कैसे चढ़ रहा है और कब से चढ़ना शुरू हुआ, इसका ग्राफ क्या है। ये आजकल के कथक सीखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, उसकी पृष्ठभूमि पे जाना। इतिहास हमारी धरोहर होता है, तो हमें ये बातें जाननी चाहिए और मुझे भी इस चीज़ को जानने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव था। मैंने 2 दिन पहले ही महाराज जी से बात की, तो उन्होंने बहुत प्यार से, जैसे वो हमेशा बात करते हैं और विनम्रता से, इतने महान कलाकार होने के बाद भी समय देते हैं, मुझे बताया कि किस तरह से पहली बार कथक विदेशों में गया और कौन से देश में सबसे पहले कथक गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सुन के, आनंद आ रहा था महाराज जी की बातें सुन के। और मैं उसको लिख नहीं पा रही थी क्योंकि वो मैं मौका छोड़ना नहीं चाह रही थी उनको सामने देखने का और उनके वो एक्सप्रेशंस देखने का कि वो उन्हीं यादों में खो गए थे जब वो बता रहे थे। तो कथक सबसे पहले, कथक के चरण, जिस कलाकार के चरण कथक को लेके भारत भूमि से दूर विदेशों में गए, वो देश था रशिया। उस समय यूएसएसआर होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रिपब्लिक्स, सोवियत रिपब्लिक। तो अब वो रशिया कहलाया जाता है। रशिया में सबसे पहले महाराज जी गए थे 1964 में और एक नृत्य नाटिका को लेके गए थे। तो समूह ये नृत्य था, कोरियोग्राफ था, उसका नाम था कुमार संभव।
कुमार संभव, उसका सबसे पहले मंचन हुआ था कथक को लेके। लेकिन महाराज जी ने यह भी बताया कि महाराज जी से पहले महान कलाकार उदय शंकर जी, राम गोपाल जी और उनके साथ बाद में कुमुदनी लाखिया जी, जो बहुत कथक की बहुत ही श्रेष्ठतम कलाकार हैं, वो विदेशों में गई थी महाराज जी से पहले। लेकिन वो मिश्रित नृत्य शैली थी, वो कथक शुद्ध फॉर्म में नहीं था। वो जैसे उदय शंकर जी का स्टाइल होता है, थोड़ा फोक डांसेस भी उसमें मिले होते हैं, थोड़े शास्त्रीय नृत्यों की भी छाया होती है, मिक्स जैसे मिश्रित स्टाइल, जैसे एक बुके हम कह सकते हैं, ऐसा कुछ तैयार करके वो लेके गए होंगे। लेकिन जो शुद्ध कथक नृत्य पहली बार हिंदुस्तान से बाहर विदेशी जनता ने देखा, विदेशी दर्शकों ने देखा और किया गया, वो था आदरणीय बिरजू महाराज जी का कथक नृत्य और कुमार संभव, जैसे मैंने बताया। उसके बाद उनका सेकंड ट्रिप था पोलैंड, और वो भी एक नृत्य नाटिका थी, रानी रूपमती बाज बहादुर, और उसमें उन्होंने बताया कि भारती गुप्ता दीदी, हम तो भारती दीदी बोलते थे कथक में हम जब थे, तो कथक वाले सब जानते हैं उस समय वाले, भारती दीदी कितना खूबसूरत नाचा करती थी। और मेरे लिए गर्व की बात है, और मैं बड़ी गर्व से इस बात को कहती हूँ कि वो भी आगरा से ही थी, मेरे शहर से। तो वो पोलैंड गई थी महाराज जी के साथ, डुएट था और नृत्य नाटिका में था। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अभी जितने हमारे देश हैं दुनिया में, 195 कंट्रीज हैं जिनकी अपनी स्वतंत्र रिपब्लिक है। तो महाराज जी से बात करते में उन्होंने बताया कि कहने लगे, काजल, कोई भी ऐसा देश नहीं होगा, हार्डली कोई होगा जहां पे वो नहीं गए हों कथक करने के लिए। तो ये तो बात तय है और ये तो मानने वाली बात है कि साक्षात जो कथक के अवतार माने जाते हैं महाराज जी, बिरजू महाराज जी, उनसे कथक की संस्कृति विदेशों में पहुंची। ये बात है 58 इयर्स पहले की, तो लगभग 60 साल होने जा रहे हैं। और 58 इयर्स कौन सा महीना था वो नहीं महाराज जी बता पाए, उनको शायद याद नहीं था। वो भी सब होगा, आर्काइव्स में सब होगा। तो 58 इयर्स पहले कथक की विदेशों में नींव रखी गई। दर्शकों ने देखा उसको, और लेकिन ये ग्राफ थोड़ा स्लो रहा आज तक के 21 तक आने में। कथक का ग्राफ जो था थोड़ा स्लो था, क्योंकि पहले ज़माने में, उस समय में विदेशों में आना जाना बहुत ज़्यादा आम नहीं होता था, मुश्किल बात होती थी। फ्लाइट्स भी रीज़न है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन है, और हम दिन पे दिन तरक्की करते जा रहे हैं, टेक्निकली हम एडवांस होते जा रहे हैं, एविएशन से कनेक्टेड, और फ्लाइट्स कम होती होंगी, प्लेन्स कम थे और लोग ट्रेवल कम करते थे, महंगा होता था बहुत, इतना इजीली अवेलेबल नहीं थी एयर फ्लाइट्स। तो उस समय जाना बहुत बड़ी बात थी। तो महाराज जी से ये सुगंध कथक की खुशबू फैलनी शुरू हुई पूरी दुनिया में, और मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं कह के ये कि मैं उनसे ही बात कर रही थी और उन्हीं के बारे में बात कर रही थी, और वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये रोमांचक कर देने वाली बात है कि वो महान कलाकार जो कथक को बाहर हिंदुस्तान से लेके गया, मैं उनके ही मुंह से सुन रही थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे समय में पैदा हुई कि मैंने उनसे सीखा और उनसे ये मुझे सुनने का सौभाग्य मिला। तो आप सबकी, हम सब की तरफ से और पूरे कथक जगत की तरफ से ये पूरा श्रेय महाराज जी को जाता है। इसके बाद मैं आती हूँ कि ऐसा कोई मीटर नहीं है नापने का कि मैं कहूँ कि 100%, 99%, 98%। ये हम अपनी एक कॉमन थिंकिंग से या कॉमन सेंस से हम लगा सकते हैं। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ होगा और फिर कई कलाकार इस
लाइन में हुए। और जैसे प्रताप भैया बताते हैं कि वो सबसे पहले त्रिनिडाद या गयाना गए थे सिखाने के लिए ICCR की तरफ से। तो इस तरह का सिलसिला तब चालू हुआ, और बहुत बहुत सीनियर हमारे कलाकार हैं कथक के, जो कि फिर जिनका सिलसिला शुरू हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर से बताऊं तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहूँगी कि मेरा विदेश का पहला टूर दौरा 40 साल पहले, ठीक 40 साल पहले, ये बात है 1981 की, जब मैं कथक में थी और मुझे मौका मिला बुल्गारिया जाने का। मेरा कथक सोलो होता था वहाँ पे, और महाराज जी ने बहुत एक खूबसूरत रिकॉर्डिंग करके दी थी मेरे लिए। उस समय हम म्यूजिशियंस नहीं ले जा पाए थे, तो काफ़ी अच्छा आधे घंटे के करीब सोलो होता था। और आधे घंटे में आज के रेफरेंस में कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ UK में तो कहते हैं 3 मिनट 5 मिनट, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। आधे घंटे का सोलो होता था। बुल्गारिया में मैं पहली बार गई 1981 में, और तब से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। और 1981 से 21, ठीक 40 साल पहले मैंने शुरू किया। तो हम लोग फिर काफ़ी फेस्टिवल्स में गए कथकेन से भी, और महाराज जी के शिष्य होने के नाते भी, और अलग से भी मैं काफ़ी देशों में गई। वो मैं सब आपसे जिक्र करूँगी उसका। तो हम और प्रेरणा को याद होगा अच्छी तरह, रशिया हम लोगों का कितना बढ़िया टूर था। हम लोग सब गए थे और धूम मचा दी थी हमने रशिया में भारत महोत्सव में। और धूम इसलिए मचाई थी क्योंकि एक से बढ़ के एक सब उस समय एनर्जी होती थी, और क्या हमारे डुएट, सोलो और त्रिबंदियाँ होती थी पूरे रशिया में। हम लोगों ने उस समय एक तरह से, हम बहुत सारे कलाकार थे, लेकिन मैं ऑब्वियसली अपने बारे में बात बताऊंगी क्योंकि हमारा वो ग्रुप था और बड़ा प्यारा हमारा ग्रुप था, उसमें हम लोग गए थे। और मैं इसलिए रशिया का इसलिए मैं रेफर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि 2018 में मैं जब यूक्रेन गई एज अ कथक गुरु, ICCR ने मुझे ये सम्मान दिया। तो 2018 में मैं जब गई, और पहले मैं गई थी 30 साल उससे पहले, अराउंड 87-88। तो मुझे यूक्रेन में वो कलाकार मिले, वो नृत्य के शिक्षक मिले, जिनके फेस्टिवल में, जिनके कंपटीशन को मैं जज करने एज अ हेड ऑफ द ज्यूरी गई थी और एज अ कथक गुरु गई थी। उन्होंने बताया कि आज से 30 साल पहले भारत महोत्सव में कथक का यंग डांसर्स का एक ग्रुप आया था। तो उनको नाम याद नहीं था, नेचुरल बात है कि 30 साल पहले का कौन कलाकार आए इतना नहीं पता था। तो मैंने बड़े एक्साइटमेंट से बताया, मैंने कहा मैं भी उस ग्रुप में थी। तो प्रेरणा सुन रही होगी, और प्रेरणा को याद आ रहा होगा हम लोग कितना वहाँ पे सब काम किए, और अच्छा काम किए, मेहनत से किए। चौगुल हम लोग चतुरंग नाचते थे, त्रिबंदी नाचते थे, तराना नाचते थे, प्रकृति पुरुष एक आइटम होता था, परफॉर्मेंस होती थी, मेरा और राजेंद्र गंगानी का, और मेरा और अर्जुन मिश्रा का डुएट होता था। हम सब लोगों के ऐसे फिक्स थे, सोलोज होते थे और सब। तो जब मैं यूक्रेन गई तो वहाँ किसी ने बताया कि वो ग्रुप आया था, उनसे इंस्पायर होके हमने यहाँ कथक सीखना शुरू किया, कथक को खोजना शुरू किया, कथक के बारे में जानकारी लेनी शुरू की, और हमने सीखना शुरू किया। आज उसी यूक्रेन में मैं 30 साल बाद जब जाती हूँ तो लोगों को वो चीज़ें याद होती हैं, हमारे टूर के बारे में याद होता है, और वो उसी को मतलब एक आधार मानते हैं कि हमारी क्लासेस खुली और सब हमारा कथक का इतना अच्छा सब यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ। और ये उनका 18वां साल था जब वो फेस्टिवल कर रहे हैं। तो मतलब इतने साल, धीरे धीरे सब चीज़ों में समय लगता है। तो इस तरह से ये मैंने जिक्र करना चाहा। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे जो मैं पढ़ना चाहूँगी, जो मेरे दिल की अपनी बातें हैं, जिससे कि मैं कुछ भी चीज़ मिस नहीं करूँ। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। विदेश में कथक नृत्य। अब ये गत 28 वर्षों से भारत से दूर इंग्लैंड में बसने की वजह से
मुझे भारत को, भारत की संस्कृति को, उसकी परंपराओं को और कथक को एक व्यापक रूप से देखने और परखने का एक सुअवसर मिला। परंतु मेरे लिए कथक और उसकी शुद्ध प्रस्तुति आज भी वही महत्व रखती है जो 28 वर्ष पहले थी, जब मैं हिंदुस्तान छोड़कर शादी के बाद इंग्लैंड आई थी। जीवन के हर क्षेत्र में इन वर्षों में अनेक बदलाव आए हैं और कथक भी उन तमाम बदलावों से अछूता नहीं रहा है। जहां आधुनिक तकनीकी और उपकरणों के कारण कथक के प्रचार और प्रसार में वृद्धि हुई है, प्रसिद्धि हुई है, वहीं उसकी शुद्धता में भी कमी आई है। ये आप सब लोग मानेंगे, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो डेफिनेटली इस बात को मानेंगे। और ये मेरे कुछ पर्सनल भी इसमें मतलब इनपुट है, तो अगर आप सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं सहमत हैं तो भी अच्छी बात है। आधुनिकीकरण के दौर में शुद्ध एकल नृत्य की प्रस्तुति कहीं पीछे छूटती जा रही है। कथक कई प्रयोगों के दौर से गुजर रहा है। जहां कथक नृत्य शैली की मिलावट से पश्चिमी आधुनिक नृत्य शैलियों में सुंदरता बढ़ी है, वहीं कथक नृत्य की शैली की आधारभूत पहचान में गिरावट आई है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास एक्सेल है, मेरा घर का मेंबर, और वो बाहर जाना चाह रहा है, नहीं तो वो डिस्टर्ब करता रहेगा। मैं 1 सेकंड गई और आई, 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड, मैं अभी आती हूँ। एक्सेल, डोंट ट्रबल मामा, कम हियर। बहुत बहुत धन्यवाद, माफ़ी चाहती हूँ। वो भी घर में एक परिवार के मेंबर है, बच्चे की तरह से है, तो उसका ख्याल रखना होता है। मैं कह रही थी कि जहां कथक नृत्य की शैली में मिलावट में पश्चिमी आधुनिक नृत्य शैलियों में आधारभूत पहचान में गिरावट आई है, नए प्रयोगों से कथक के दर्शकों में वृद्धि हुई है, परंतु शुद्धता के साथ समझौता हुआ है। कथक नृत्य के प्रदर्शक बढ़ते जा रहे हैं, पर कथक नृत्य के कलाकार कम होते जा रहे हैं। आप शायद इस बात को गौर से सुनिएगा कि कथक नृत्य के प्रदर्शक बढ़ते जा रहे हैं। कथक नृत्य का प्रदर्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन कलाकार जिन्होंने उसके लिए अपना जीवन दे दें, महाराज जी कहते हैं कि आजकल जीवन देने वाले विद्यार्थी नहीं मिलते, तो वो समय जब अपना जीवन हम दे देते थे। एक्सेल क्वाइट, डोंट ट्रबल मामा। जब हम अपना जीवन देने वाले कलाकार, वो कलाकार जिन्होंने साधना की, इसमें अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, कथक नृत्य के कलाकार मुश्किल से देखने को मिलते हैं। जहां कथक नृत्य की शुद्ध एकल प्रस्तुतियों में नर्तक नर्तकी मंच पर लय के साथ नई नई तिहाइयां अथवा लयकारी कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे, वहीं अब थोड़ी बनावट और थोड़ा खोखलापन आया है। कोरियोग्राफी के जमाने में हर चीज बनी बनाई है। जैसे आप टेक अवे करते हैं रेडीमेड, उसकी एक अलग उसका एक स्वाद है, लेकिन सिर्फ उसी पे आप निर्भर नहीं रह सकते। आपको घर का खाना चाहिए जिसमें आप बनाएं, जिसमें आप अपना इनपुट दें। कोरियोग्राफी के जमाने में हर चीज बनी बनाई रहती है, जिससे तकनीक में और सृजन और कारीगरी उसमें कम दिखती है। रही सही कसर बॉलीवुड पूरी कर देता है। वो एक अलग अपना स्टाइल है, लेकिन उसको आप कथक कह के क्यों करते हैं? तो वो तो उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं आप। सात्विक अभिनय की बहुत कमी होती जा रही है। सतही तौर पे ज्ञान लेकर उसको प्रदर्शित करना, ये इसका प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि फिल्में आती हैं, एक होती हैं कला फिल्में होती हैं, आर्ट फिल्म्स होती हैं, एक बॉक्स ऑफिस पे हिट होती हैं। तो आजकल ये बॉक्स ऑफिस पे हिट होने की जो एक होड़ चली है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का ये एक मसला है और जो तकलीफ देता है। पहले कथक कलाकार तबले के साथ मंच पर कुछ सृजन करता था, परंतु अब सभी कुछ नपा तुला और कोरियोग्राफ रहता है। इसलिए आधुनिक दर्शक नृत्य में तीव्रता तैयारी चाहते हैं।
उर्मिला भी बता रही थी कि कितना तेज तेज नाचते हैं कि उसका एक रस चला जाता है, जहां नहीं चाहिए इतना तेज वहां पे भी तेज हो रहा है। तो वो उसका एक हर एक चीज का एक स्वाद रहता है। महाराज जी कहते हैं कि जैसे खाने में नमक, चीनी, मिर्च, हल्दी, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं हर एक का एक अलग स्वाद रहता है। अगर हम एक ही चीज को भर देंगे तो वो मतलब हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, उसमें स्वाद चला जाएगा। यहाँ कथक के नाम पर अधिकतर मॉडर्न कंटेम्प्रेरी के साथ मिलाकर ही प्रयोग किया जाता है। मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ। जिस कारण प्रस्तुति आकर्षक और दिलचस्प तो होती है, परंतु कथक के साथ न्याय नहीं हो पाता। अक्सर विदेशों में यही होता है कि वो बोलते हैं कि आप कंटेम्प्रेरी करते हैं, आप मॉडर्न करते हैं, आप फ्यूजन करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने दिल पे हाथ रख के अगर हम कहें तो हम सब ये जानते हैं कि फ्यूजन जो है रियली कन्फ्यूजन है। महाराज जी भी इस बात को कहते हैं। मुझे हर वो चीज़ आकर्षित करती है जो अपनी शुद्ध फॉर्म में होती है, शुद्ध रूप में होती है। मुझे बैले अच्छा लगता है, मुझे जैज अच्छा लगता है, टैप अच्छा लगता है, फ्लेमिंको अच्छा लगता है, वो एज इट इज़ वो प्योर फॉर्म में हो। भरतनाट्यम अच्छा लगता है, प्योर फॉर्म में हो। अगर वो भरतनाट्यम में रैप लगा दिया, भरतनाट्यम में आपने स्ट्रीटो क्या रैप हो, स्ट्रीटो भरतनाट्यम क्या क्या, तो वो मैं वहाँ थोड़ा सा हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, लेकिन मैं अपनी पसंद बता रही हूँ कि मुझे शुद्धता ही मेरी पहचान है और मैं इसको धर्म की तरह ही फॉलो करती हूँ, शुद्धता को। कथक की शुद्धता मेरे लिए मेरा धर्म है, मेरा ईमान है और मेरा प्रण है। अब उसमें कई टाइटल्स मिलते हैं कि मे बी आप क्रिएटिव नहीं होगे इसलिए आप शुद्धता पे की बात कर रहे हो, आप कंजर्वेटिव हो, आप ऑर्थोडॉक्स हो, आप रूढ़िवादी हो। और ये रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स का टाइटल शुद्धता को कायम रखने के लिए मिलता है तो मुझे उस बात की परवाह नहीं होती है। मुझे यह खुशी है कि जो मैंने सीखा वो मैं आगे सिखा पाऊं, क्योंकि ये तो निश्चित ही है कि हम जब अपने गुरु से सीखते हैं, हर एक गुरु महान होता है हर शिष्य के लिए, तो हम सबके गुरु जो हैं उन्होंने जो जो सीखा उनसे हमें मिला, तो वो ऑलरेडी हमें हमारे तक उनसे आते में, क्योंकि जो डांस है फिजिकल आर्ट है। आप इसको ऐसे नहीं है कि प्रिजर्वेटिव्स डाल के या प्रिजर्व करके या रैप लगा के पैकेट्स में बांध के इसको प्रिजर्व कर सकते हो। इट्स अ फिजिकल आर्ट, इट्स अ लिविंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, कला है। आज एक प्रोग्राम अच्छा होता है, कल प्रोग्राम उससे बेहतर हो, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई गारंटी नहीं है कि एक प्रोग्राम अच्छा हुआ तो दूसरा प्रोग्राम बेहतर होगा। हमारी कोशिश, कलाकार को हर एक कार्यक्रम के लिए एक जैसे परीक्षा के उससे गुजरना पड़ता है, अग्नि परीक्षा होती है। हर एक समय हमारे को अच्छा करना होता है। ये नहीं कि आज से 40 साल पहले मैं अच्छा करती थी तो आज मैं खराब करूंगी तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। तो परफॉर्मिंग आर्ट है, गुरु से शिष्य तक आते में हमारी जितने पात्र की क्षमता है हम उतना ही ग्रहण कर पाते हैं। और फिर उस पे हमारा अपना अनुभव, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी परिस्थितियां, हमारी जो वातावरण, हमारी उसमें अपनी जो एक इनपुट है, हमारा जो अपना है सोच, वो भी मिल जाती है। अच्छा, गुरु का शरीर अलग है, शिष्य का शरीर अलग है, बनावट अलग है। गुरु अगर मेल है हम फीमेल हैं, या गुरु फीमेल है हम मेल हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन फर्क हो जाता है। हाथ का उठाना, नजर का उठाना, सब फर्क हो जाता है। तो हर एक शिष्य अपनी क्षमता से हर गुरु से सीखता है, तो उसमें ऑलरेडी वो नहीं सीख पाता जो गुरु ने सीखा अपने गुरु से। वो परंपरा तो चलती है, लेकिन अगर हम उस परंपरा से छेड़छाड़ करेंगे और हम सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एक मॉडर्न का टैग लगाना है या हमने एक ठप्पा लेना है कि हम कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग करते हैं मैं उनकी प्रशंसा कर रही हूं, उनके लिए वो बहुत अच्छा है, मैं अपनी बात करती हूं।
तो सिर्फ इसलिए कि मैंने नया कुछ करना है, नएपन की होड़ में हम शुद्धता से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नयापन वो भी है कि आप उसकी सीमा में रहते हुए करें। सुनील भाई, स्वर्गीय सुनील कोठारी जी, महान नृत्य संगीत के विश्लेषक, उन्होंने एक बार सेमिनार में कहा था कि कथक हैज ओपन बाउंड्रीज। बहुत ही खूबसूरत एक ये वाक्य है और मैं इस पे अक्सर विचार करती हूँ। कथक हैज ओपन बाउंड्रीज। बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, लेकिन बहुत विस्तृत हैं। कथक दुनिया का एक ऐसा नृत्य है, आई थिंक एकमात्र ऐसा नृत्य होगा जिसमें इम्प्रोवाइजेशन का इतना बड़ा जबरदस्त स्कोप रहता है। अगर कलाकार की तालीम जड़ों से जुड़ी हुई है, गहरी है, उसने मनन किया है, चिंतन किया है, साधना किया है, तो आधे घंटे का कार्यक्रम आप 2 घंटे में भी तब्दील कर सकते हैं। वहीं का वहीं ये इम्प्रोवाइजेशन होता था पहले। ऐसा नहीं है इम्प्रोवाइजेशन की एक हाथ इधर से उधर ले लिया, ठीक है वो भी है, लेकिन 1 घंटे के कार्यक्रम को आप 2 घंटे में, 2 घंटे के कार्यक्रम को 4 घंटे में आप ऑन दी स्पॉट स्टेज पे कर रहे हैं। तिहाइयां ऐसे बन रही हैं कि एक के बाद एक छड़ी लगती थी तिहाइयों की। टुकड़े का सिलसिला शुरू हुआ तो खत्म नहीं हो रहा। थाट है 20-25 मिनट, आधे घंटे तक थाट जा रहा है। तो ऐसे समय में हमने ऐसे ऐसे कलाकारों को देखा है कि 3-3, 4-4 घंटे का परफॉर्मेंसेस भी देखे हैं। तो वो क्वालिटी, वो इम्प्रोवाइजेशन की डेप्थ कथक में है, एंड दैट इज द ओनली स्टाइल इन द होल वर्ल्ड। और कथक की एक बहुत और खूबसूरती जो है वो है हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर का जो ताना बाना कथक में बुना हुआ है, उसकी वजह से तो और भी स्कोप बढ़ जाता है हमारी सोच का। जैसे मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे कवियों को, सूफी कवियों को, और फॉर एन एग्जाम्पल सूरदास जी, तुलसीदास जी, मियाँ नज़ीर अकबराबादी, रहीम रसखान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, हरिवंश राय बच्चन जी, और ललन पिया, श्याम पिया, ऐसे कई कई कवियों को, सूफी कवियों को भी शामिल किया अपने कार्यक्रमों में, अपनी प्रस्तुतियों में। और वो मुझे उसमें आशीर्वाद भी मिला, सराहा भी गया, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हमारा हिंदी काव्य बहुत समृद्ध है। हमारा हिंदुस्तानी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, कला है, ये इतनी समृद्ध है कि हजारों साल से हमारे शास्त्र हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम आज भी उतने ही दृढ़ खड़े हैं। लेकिन अगर उसका पतन किया जाएगा तो वो इसी तरह से किया जाएगा कि अगर उसका विदेशीकरण हो जाएगा। विदेशों में कथक का मंचन गर्व की बात है, लेकिन कथक का विदेशीकरण जो है वो हानिकारक है और वो एक सोच का विषय है। मैंने कुछ दिन पहले देखा कोई कथक स्केट्स के ऊपर कर रहा था, कथक भांगड़ा, कथक रैप, कथक ये, कथक वो। आप उसको क्यों उसके पीछे पड़े हैं? प्लीज उसको छोड़ दीजिए। आप एक स्टाइल करिए। कथक को अगर आपने जोड़ना है तो ईमानदारी से आप ये बोलिए कि ये कथक नहीं है, आपकी अपनी इनपुट है उसमें। आप कथक के नाम को क्यों उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? कुछ ऐसे महान कलाकार हैं इस देश में, यूके में, जो कंटेम्प्रेरी करते हैं तो वो उसको डंके की चोट पे कहते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी है, फिर वो उसको कथक नहीं बोलते हैं। मैं ऐसे कलाकारों की इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, सराहना करती हूँ कि उनमें ये दम है कि वो जब कोई चीज क्रिएट करते हैं कथक से हटके तो उसको वो कथक का नाम नहीं देते हैं, वो कथक का सहारा नहीं लेते अपनी उस पर्टिकुलर आइटम की प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि कथक बहुत पॉपुलर हो रहा है यहाँ पे।
अब मैं आपसे बात बताऊंगी कि 17 साल पहले मुझे, शायद ये ऊपर वाले ने, मेरा नसीब था, मैं बहुत विनम्रता से इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि मुझे ज़िंदगी ने ये अवसर दिया, मौका दिया कि मैं इस चीज़ को शुरू कर सकूं। 17 साल पहले इंग्लैंड में नॉर्थ वेल्स, चेस्टर, मैनचेस्टर, नॉर्थ वेस्ट और छोटे छोटे और शहर हैं जहाँ पे मैंने कथक की क्लासेस शुरू की। 17 साल पहले, ये बात है 2004 की। उससे पहले कोई कथक की क्लास नहीं थी यहाँ पे। और 17 साल मुझे लगे इस सिचुएशन में आते समय कि मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठ के बोल पा रही हूँ कि कथक का रंग चढ़ रहा है विदेशों में। और मैं इंग्लैंड की खास करके बात करना चाहूँगी। सौभाग्य से महाराज जी भी यहाँ पे आए हैं, उनकी कई वर्कशॉप्स हुई हैं, उनके कई कार्यक्रम हुए। महाराज जी तो पूरी दुनिया में हर जगह गए हैं और कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। तो यहाँ जब मैंने शुरू किया तो और दूसरे डांस स्टाइल्स बहुत पॉपुलर चल रहे थे उस टाइम, तो कथक को लोग थोड़ा सा ऐसे नाक मुंह सिकोड़ के देखने की और सुनने की वो करने लगे कि पता नहीं क्या है ये, पता नहीं कैसे है, क्या है। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से, माता पिता के दुआओं से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने क्रांति ला दी और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सीखा है कथक। और अब बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और देखिए, कथक के जरिए अपनी हिंदी भाषा, अपनी हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति वो भी आती है। सिर्फ कथक नाच ताथे थे तक ही हम सीखते सिखाते नहीं हैं, बल्कि अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। मैं जिस संस्था के साथ काम करती हूँ मैनचेस्टर में, उसका नाम है वॉइस। इंग्लिश में वॉइस है, लेकिन उसकी हिंदी आप करिएगा तो आपको उसका मतलब पता चल जाएगा कि किन संस्कारों की हम बात करते हैं यहाँ पे। वैदिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, वैदिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। तो ऐसी संस्था जिसके मूल्य इतने ऊंचे हैं, हम आज की नहीं, हम वैदिक नाम उसमें है। हम उसमें बहुत सारे विषय हम उसमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और विरल एक जगह है बर्कनहेड, जहाँ पे मैंने 2008 में क्लासेस शुरू की। तो कई लोग उस समय ऐसे आते थे कि हमें टेस्टर सेशन चाहिए क्योंकि हमें कथक पता नहीं है, कथक क्या होता है। तो वो माहौल था। और आज जब मैं किसी जगह वर्कशॉप करने जाती हूँ तो एक आपको किस्सा बताती हूँ बड़ा दिलचस्प। मैं एक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर में अपने वर्कशॉप के लिए गई, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन किया, नाम तो पूछा, लेकिन शायद जो बोलने वाली थी, अनाउंसर थी, उनको नाम याद नहीं रहा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि उनको कथक नाम याद रहा। मेरा नाम भूल गए, कोई बात नहीं, उनको कथक का नाम याद रहा। उन्होंने कहा, दिस इज द लेडी हु इज प्रमोटिंग कथक कल्चर इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। तो फिर उनसे किसी ने नाम पूछा कि इस लेडी का नाम क्या है, तो फिर वो लेडी मेरे पास आई पूछने के लिए, सॉरी व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा नो, इट्स फाइन, आई एम मोर देन हैप्पी कि आपने कथक से परिचय लोगों का करा दिया। और वहाँ पे कथक के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने सुन रखा था कि जो कथक की अपनी एक खूबसूरती है, पैर का काम है, अपना मूवमेंट्स हैं, एक गति है, लय है, इतने सुंदर मूवमेंट्स हैं, अभिनय है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे भी वो लोग ग्रैस्प कर सके होंगे, उनको याद था। आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि 2008 में चेस्टर म्यूजिक फेस्टिवल होता है। मैं चेस्टर में 23 साल रही। चेस्टर 4 साल पहले यूके का नंबर 1 सिटी था, रिहायशी सिटी, जो रेजिडेंशियल मतलब रहने वाली जगह यूके में। इतना खूबसूरत शहर, ताजमहल की तरह दुनिया में फेमस। तो मैं तो ताजमहल के शहर से हूँ, तो चेस्टर भी मैं अपने को बड़ा प्राउड फील करती थी कि चेस्टर, मेरा चेस्टर। ऐसे चेस्टर में
इतने सालों से एक चेस्टर म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, तो मुझे वहाँ पे इनवाइट किया जब परफॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप 3 मिनट 5 मिनट ऐसे आप शायद कर दें, 2-3 आइटम्स आप कर देंगे परफॉर्मेंसेस। मैंने कहा, हाथ जोड़ के मैंने उनसे विनती की, मैंने कहा आप 3 मिनट 4 मिनट के ऐसे 4-5-6 आइटम करने की बजाय आप प्लीज़ म्यूजिशियंस को मुझे बुलाने दें। आप ये अलाउ करें कि मैं एक ही मैं अपना सोलो करूंगी। मेरे 2 स्टूडेंट्स ने भी साथ में किया था, लेकिन मैं अपना सोलो करूंगी और मुझे आधे घंटे का टाइम दें मैं अपना सोलो करने के लिए। मैं जैसे कहते हैं ना कि भूख लगती है, परफॉर्मेंस की भूख ये थी कि 2-3 मिनट से वो आनंद नहीं आता था कि आधे घंटे तो कम से कम हम करें। मैं एम्बिशियस नहीं थी, ओवर एम्बिशियस नहीं थी, लेकिन मुझे ये ललक जरूर थी, मुझे ये एक तरह से इंतजार था कि मैं जब मंच पे आऊं तो मैं थाट करूं, मैं थोड़ी उठान करूं, विलंबित आमद भी हो, कुछ ठेका ऐसा निकले जिसमें कुछ अच्छी सी बात तबले पे हो। तो इंग्लैंड में बहुत हमारे दुनिया में ही बहुत अच्छे फेमस तबला प्लेयर हैं संजू साहे जी, तो उस समय मैंने उनको इनवाइट किया था और कथक की पहली वो परफॉर्मेंस थी। तो वहाँ से चेस्टर में कथक का माहौल शुरू हुआ। मैनचेस्टर, चेस्टर, इसके बाद लिवरपूल में कुछ संस्थाएं फिर कथक सिखाने लगी और इस तरह से इंग्लैंड के साउथ में, लंदन में और मिडलैंड में, बर्मिंघम में, लेस्टर में कथक के बहुत क्लासेस हो रही थी। लेकिन मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ की, जहाँ पे मुझे सौभाग्य से कथक को प्रचार और प्रसार करने का मौका मिला। देखिए, सभ्यता संस्कृति की परंपरा का अनुसरण का एक सशक्त माध्यम है कला। हमारी कला और कलाकार जब निरंतर इसका प्रयास करते रहते हैं तो ही ये संभव हो पाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन के नाम पर हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और मैं किस प्रकृति की बात कर रही हूं? मैं कला की प्रकृति की बात कर रही हूं। मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ के बताऊंगी ताकि ये छूट ना जाए। मेरे ख्याल से तो इस टॉपिक पे पूरे एक हफ्ते का आप कार्यक्रम रखें। अमलताज से मैं विनय रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ इसी टॉपिक पे, क्योंकि 40 साल में मैं इतने देशों में मैंने ही परफॉर्म किया, तो मैं तो सिर्फ एक छोटी सी कथक की कलाकार हूं। मैं तो एक छोटी सी विद्यार्थी हूं, अभी सीख रही हूं। ठीक है, मैं सिखा रही हूं, लेकिन मैं अपने गुरु के सामने खड़ी होती हूं तो मैं तो अभी वही छोटी बच्ची हूं, वही बेबी काजल जो छोटी सी सीखने के लिए आई थी। मुझे तो बहुत सीखना है। तो एक मैंने जब 40 सालों में इतने सारे देशों में परफॉर्म किया और कथक का माहौल अगर कुछ बन पाया, आज जब मैं उन्हीं देशों में एग्जाम लेने जाती हूं तो लगता है कि कितना हमने प्रगति की है। तो ऐसे महान महान कलाकार हिंदुस्तान में कितने सालों से विदेशों में जा रहे हैं, कर रहे हैं काम। उसका ग्राफ, जिस ग्राफ की मैं बात कर रही थी, ये तब से चढ़ा जब से फिल्मों में कथक ज्यादा देखा जाने लगा। ऐसे तो फिल्मों में झनक झनक पायल बाजे, मुगले आजम, पाकीजा, लच्छू महाराज जी ने, गोपी कृष्ण जी ने कितना काम किया। और मेरी तो कथक की शुरुआत ही लच्छू महाराज जी से हुई। तो लेकिन आजकल की जनरेशन ने क्या देखा? देवदास, देवदास की जो इतनी बढ़िया ठुमरी महाराज जी ने, जो बाबा बिंदादीन जी की, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। इस ठुमरी ने तो जैसे पूरी दुनिया में कथक का डंका बजा दिया। और उसके बाद एक के बाद एक महाराज जी ने फिल्मों के जरिए जो कथक का एक दरिया बहाया है। तो ठीक है, ये अलग बात है कि
कुछ लोग यही सीखने आते हैं कि हमें ये ठुमरी सीखनी है, काहे छेड़ छेड़, आप इस पे वर्कशॉप कर दीजिए, इस ठुमरी पे मोहे रंग दो लाल। तो मुझे तो उसमें भी ये गर्व होता है कि हाँ, मेरे ही गुरुजी का तो है। ठीक है, वो फिल्मों के जरिए आया तो क्या है, गंगा का पानी तो गंगा का ही रहता है ना। वो जो कथक का समुद्र है, जिस हम समुद्र की बात करते हैं, कथक के ओरिजिन तो वही है और सब जाना वही है। तो मैं उनको ये तो नहीं कहती हूँ कि आपको मैं ठुमरी सिखा दूंगी ये, लेकिन ये एटलीस्ट ये खुशी होती है कि उनको थोड़ी बहुत कथक से जुड़ने के लिए इन ठुमरियों से फिल्मों के जरिए ही सही, कम से कम कुछ सुबुद्धि तो मिली, कुछ ज्ञान तो मिला, कुछ उनको वो तड़क भड़क से निकल के और ग्लैमर से निकल के कुछ अपनी शुद्ध सात्विक संस्कृति की बात, शास्त्रीयता की बात पे तो वो आए। और दुख वहां होता है जब वो उसको फिर तोड़ते मरोड़ते हैं, वो एक अलग विषय है। कथक की प्राचीनतम शैली मंदिर शैली एवं मुगल शैली दरबार शैली, दोनों ही शैलियां अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली हैं। आधुनिक कथक प्रस्तुति में दोनों ही शैलियों का मिश्रण कथक में और भी सुंदर एवं संपूर्ण बनाता है। भक्ति श्रृंगार रस की भावना से ओतप्रोत है। नर्तक अथवा नर्तकी जब तकनीकी तैयारी, जिसमें गतिशीलता, नृत्य हस्त, घुंघरुओं द्वारा गूंजती हुई पैरों की विभिन्न ध्वनियां, प्रभावशाली हस्त मुद्राएं, तबले की थाप, चेहरे पर विभिन्न सुंदर अभिनय के भाव, विभाव, अनुभाव कथक की प्रस्तुति में चार चांद लगा देते हैं। इसके विपरीत यदि कोई प्रयोग होता है या ना के बराबर इन चीजों का प्रयोग होता है तो कथक की मूलभूत चारित्रिक विशेषताएं दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएंगी और इन सूक्ष्म विशेषताओं की अनुपस्थिति में प्रस्तुति कमजोर व नीरस प्रतीत होती है। कथक की शास्त्रीयता कायम रहे, इस कारण कथक में प्रयोग इन बातों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए कि कथक की आत्मा और उसकी प्रकृति व प्रवृत्ति से समझौता ना हो। जब मैं ये सुनती हूं किसी को यहाँ पे कि हम कथक को संस्कृति नहीं मानते, हम कथक को संस्कारों और भारतीय संस्कृति से अलग करके देखते हैं, तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि कथक को आप संस्कृति से अलग कैसे कर सकते हैं? कथक ही तो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, इन परंपराओं का। कथक के आधुनिकीकरण में जो इस खास करके विदेशों में हो रहे हैं, और दुख की बात और भी ज्यादा ये है कि जब मैं भारत आती हूँ हर साल कार्यक्रम के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, तो जब मैं कहती हूँ कि विदेशों में अच्छा काम भी बहुत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसमें मिलावट भी बहुत हो रही है। और ये अगर मैं नहीं कहूंगी तो कौन कह सकता है? मैंने तो, मेरी भी पूरी जिंदगी लगी है कथक में, 54 इयर्स हो गए मुझे कथक के साथ जीते हुए, कथक को सोचते हुए, कथक के बारे में बोलते हुए, करते हुए। तो मुझे लगता है मैं ये अधिकार लेना चाहूंगी कहने का कि हाँ, मुझे ये कहने का अधिकार है, क्योंकि मैं इस परिवार से हूं, कथक के इस परिवार की सदस्य हूं, कि अगर कथक के साथ कुछ अन्याय होता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। तो कुछ लोग मुझे बताते हैं कि ये तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है, तब बड़ी तकलीफ होती है। हमारे युवा नर्तक नर्तकियां, जो यंग जनरेशन है, कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी वेल इक्विप्ड है, कितने इंटेलिजेंट हैं कि जो चीज हमें 10 दिन लगते हैं सीखने में, वो 2 मिनट में सीख जाते हैं। एक बटन यहाँ से दबाइए, आप लाइव इस पे आइए, ऑनलाइन ये करिए, आप ये विंडो ये खोलिए, कंप्यूटर्स में और सोशल मीडिया में, जो भी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड। तो जब आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं तो आप थोड़ी सी सोच करिए, चिंतन करिए, मनन करिए कि आपके आगे ले जाने से ही ये कला आगे जाएगी। कोई भी यहाँ पे अमर अजर नहीं रहता है, हर एक इंसान ने आना है, हर कलाकार ने आना है और जाना है, लेकिन वो जो उसका काम है वो रह जाता है। तो उस काम को प्रिजर्व करना है, और वो काम हिंदुस्तान में ही प्रिजर्व होना चाहिए पहले, तभी वो फिर बाहर उसका इम्पैक्ट आएगा। कथक के आधुनिकीकरण के विषय में मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहूंगी कि कथक की जो सहजता है, स्वाभाविकता है,
वो उसको बहुत लोकप्रिय बनाती है, जो कि हानिकारक भी है और उसका फायदा भी है। इसीलिए तो कथक के समुद्र में सब चीजें जुड़ जाती हैं। कथक उस पानी की तरह से है, ट्रांसपेरेंट है, जिसमें ये भी जुड़ जाता है, लोक नृत्य भी जुड़ जाता है, जिसमें पाश्चात्य नृत्य भी जुड़ जाता है, जिसमें बॉलीवुड भी जुड़ जाता है, फ्लेमेंको भी आ जाता है, टैप भी आ जाता है, जैज भी आ जाता है, मॉडर्न भी आ जाता है, सब जुड़ जाता है। लेकिन ऐसे ना हो कि कथक ही खत्म हो जाए। कोई तो रहना चाहिए जो कथक को कथक के फॉर्म में शुद्धता के साथ आगे बढ़ाए। तो वो तो हर हिंदुस्तानी कथक नृत्य की बात है। और सृजन जरूरी है, लेकिन सृजन के लिए आप शुद्धता से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सुंदर